धूल भरी गली से सचिन के कदम बैंक के चमकदार पॉलिश किए हुए फर्श पर पड़े तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी पुरानी चप्पलें, जो हर कदम पर एक हल्की सरसराहट करती थी, उस भव्य हॉल में अजनबी लग रही थीं। संगमरमर की दीवारें, ऊंची छतें और पीतल के चमकते हैंडल, सब कुछ उसकी दुनिया से परे था। उसके कपड़े कई बार धोए जाने से फीके पड़ चुके थे, बैंक के कर्मचारियों की क्रिस्प वर्दी के सामने और भी जर्जर दिख रहे थे। एक गार्ड, जिसकी मूंछें नुकीली थी, उसे सिर से पैर तक घूरता रहा। सचिन ने अपनी जेब टटोली, एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। खाता खुलवाना है? एक महिला कर्मचारी ने, जिसकी आवाज में शहद सी मिठास की बजाय कड़वाहट थी, बिना नजरें उठाए पूछा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। सचिन ने उस कागज को थोड़ा और सीधा किया। नहीं, खाता देखना है। दादाजी का था, बहुत पुराना। महिला ने एक पल के लिए आंखें उठाईं, फिर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने अपनी सहकर्मी की ओर देखा, जिसने भी अपनी हंसी दबा ली। नाम बताइए। सचिन, मेरे दादाजी का नाम था रामलाल, सचिन ने हिचकिचाते हुए कहा। रामलाल? महिला ने फिर से पूछा, इस बार उसकी आवाज में हल्का मजाक था। यहाँ, इस बैंक में? उसने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, स्क्रीन पर कुछ देर तक उंगलियां चलाईं। फिर उसने सिर हिलाया। कोई खाता नहीं है इस नाम से। लगता है आप गलत जगह आ गए हैं। सचिन का चेहरा उतर गया। नहीं, उन्होंने कहा था। ये कागज देखिए। उसने कागज आगे बढ़ाया। उस पर बैंक का पुराना लोगो और एक खाता संख्या लिखी थी, जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। महिला ने कागज को एक उंगली से छुआ, जैसे वो उसे छूने से भी बचना चाहती हो। ये तो बहुत पुराना है, शायद बंद हो गया होगा, या फिर किसी और बैंक का हो। तभी एक मोटा आदमी, जिसकी तोंद उसके सूट से बाहर निकल रही थी, उनके पास से गुजरा। उसने सचिन को देखा, फिर महिला कर्मचारी को। क्या हुआ, श्रीमती शर्मा? सुबह सुबह कौन से गरीब ग्राहक आ गए? उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी, जैसे पत्थर घिस रहे हों। श्रीमती शर्मा ने पलकें झपकाईं। मोटा आदमी, जो बैंक का मैनेजर निकला, उसने सचिन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पुराना खाता, इस हालत में? उसने एक हल्की, अपमानजनक हंसी हंसी। लगता है सपने देख रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर पुरानी चीजों में खजाना ढूंढते हैं। सचिन का चेहरा लाल हो गया। उसके कानों में गर्म हवा सी महसूस हुई। मेरे दादाजी ने कहा था, ये खाता है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। मैनेजर ने अपनी घड़ी देखी, जैसे उसके पास सचिन के लिए एक पल भी न हो। ठीक है, श्रीमती शर्मा, देख लो, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद मत करना। हमारे पास और भी जरूरी काम है। श्रीमती शर्मा ने फिर से कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, इस बार थोड़ा तेजी से, जैसे मैनेजर को अपनी दक्षता दिखानी चाहती हो। 1 मिनट, 2 मिनट। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बदला। नहीं मिल रहा, सर, उसने कहा। उसकी आवाज में अब निश्चितता थी। सचिन ने अपनी मुठियां भींच ली। एक बार और, खाता संख्या से देखिए। उसने कागज पर उंगली रखी। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो बहुत धैर्य दिखा रहा हो। श्रीमती शर्मा, ग्राहक की संतुष्टि हमारा पहला कर्तव्य है, कहा। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नाम चमका, रामलाल, खाता संख्या 46,53,26,786। श्रीमती शर्मा की आंखें फैल गईं। मैनेजर की भौहें चढ़ गईं। क्या मिला? मैनेजर ने पूछा। उसकी आवाज में अब थोड़ी उत्सुकता थी। सर, खाता है, श्रीमती शर्मा ने फुसफुसाया। और ये सक्रिय है? सचिन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अभी तक वो सांस लेना भूल गया हो। मैनेजर ने खुद कंप्यूटर पर झुका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी इस खाते के बारे में नहीं सुना। श्रीमती शर्मा ने कुछ और क्लिक किए। स्क्रीन पर संख्याओं का एक लंबा सिलसिला दिखाई दिया। सर, इसमें बहुत बड़ी रकम है। मैनेजर ने अपनी आंखें मलते हुए संख्याओं को गिना। 1, 2, 3। उसके चेहरे पर आश्चर्य और लालच का मिश्रण था। ये तो करोड़ों में है। सचिन के कानों में यह आवाज गूंजी, जैसे किसी दूर की दुनिया से आ रही हो। करोड़ों? उसके दादाजी? ये खाता कई दशकों से सक्रिय है, श्रीमती शर्मा ने कहा। उसकी आवाज में अब सम्मान था। और इसमें हर साल बड़ी रकम जमा होती रही है, बिना किसी निकासी के। मैनेजर ने सचिन को देखा। उसकी आंखों में अब वो अपमान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गणना थी। तो तुम रामलाल के पोते हो? सचिन ने सिर हिलाया। जी। और तुम्हें इस खाते के बारे में पता नहीं था? नहीं, दादाजी ने मरने से पहले बस ये कागज दिया था और कहा था कि एक दिन ये काम आएगा। उन्होंने कहा था कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब मैं इसे देखूं। मैनेजर ने अपनी गर्दन खुजाई। ठीक है, यह एक जटिल मामला है। हमें कुछ कागजात की जरूरत होगी।
रामलाल जी का मृत्यु प्रमाण पत्र, तुम्हारा पहचान पत्र, वारिस का प्रमाण पत्र। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी विनम्रता थी जो कुछ देर पहले गायब थी। बैंक के अन्य कर्मचारी जो अभी तक अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे गपशप कर रहे थे, अब उनकी ओर देख रहे थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। सचिन ने अपनी जेब से एक और मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। ये रहा मृत्यु प्रमाण पत्र, और ये मेरा आधार कार्ड। मैनेजर ने कागजात लिए, उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। ठीक है, तुम बैठो, हम इसे देखते हैं। उसने श्रीमती शर्मा को कुछ निर्देश दिए। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी, जैसे वो कोई रहस्य साझा कर रहा हो। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया और तेजी से कुछ कागजात निकालने लगी। सचिन एक कोने में बैठा, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। करोड़ों, उसके दादाजी, एक साधारण आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। थोड़ी देर बाद मैनेजर सचिन के पास आया। देखो सचिन, ये खाता बहुत पुराना है, इसमें कुछ विशेष शर्तें भी हैं। सचिन ने भौहें चढ़ाईं। कैसी शर्तें? तुम्हारे दादाजी ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस खाते से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब कुछ विशेष लोग यहाँ उपस्थित हो। वे लोग जिन्होंने उनके साथ एक समझौता किया था। सचिन को कुछ समझ नहीं आया। कौन लोग? तुम्हारे दादाजी ने एक सूची छोड़ी है, इसमें कुछ नाम है। मैनेजर ने एक और कागज निकाला जिस पर कुछ नाम लिखे थे। ये शहर के कुछ बहुत प्रभावशाली लोग हैं। सचिन ने सूची पर नजर डाली। नाम पढ़े। सेठ दामोदर दास, वकील हरिशंकर, डॉक्टर मीनाक्षी, ठेकेदार बलवंत सिंह। ये सभी नाम शहर में जाने माने थे, बड़े बड़े बंगलों और गाड़ियों वाले लोग। इन्हें क्यों? सचिन ने पूछा। मैनेजर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। तुम्हारे दादाजी ने लिखा है कि ये लोग उनके व्यापारिक भागीदार थे, और इस खाते का पैसा तभी जारी होगा जब वे सब यहाँ मौजूद हो और इस बात की पुष्टि करें कि रामलाल जी का पैसा उनका नहीं बल्कि तुम्हारा है। सचिन को लगा जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। ये सब क्या था? हम इन लोगों से संपर्क करेंगे, मैनेजर ने कहा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तुम अभी जाओ, हम तुम्हें सूचित करेंगे। सचिन उठा, उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। वो बैंक से बाहर निकला, सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। शहर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद सचिन को बैंक से फोन आया। मैनेजर ने उसे तुरंत आने को कहा। जब सचिन बैंक पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। बैंक के अंदर कुछ लोग बैठे थे जिनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। सेठ दामोदर दास, उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। वकील हरिशंकर, जिनकी आंखें चश्मे के पीछे से चमक रही थीं। डॉक्टर मीनाक्षी, उनके चेहरे पर एक कठोरता थी। ठेकेदार बलवंत सिंह, जिनकी चौड़ी छाती अब थोड़ी सिकुड़ी हुई लग रही थी। मैनेजर ने सचिन को देखा, उसके चेहरे पर अब डर और सम्मान दोनों थे। आओ सचिन, ये सभी लोग यहाँ हैं। सचिन ने उन लोगों को देखा। ये वही लोग थे जिन्होंने कई बार उसे और उसके परिवार को गरीबी में धकेला था, उनके छोटे मोटे कामों को भी छीन लिया था। मैनेजर ने एक फाइल खोली। आप सभी को याद होगा, कुछ दशकों पहले रामलाल जी ने आप लोगों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया था, एक खनन परियोजना में। सेठ दामोदर दास ने घबराते हुए कहा। हाँ, हमें याद है, लेकिन वो तो एक छोटा मोटा समझौता था। वो परियोजना सफल नहीं हुई। मैनेजर ने सिर हिलाया। नहीं सेठ जी, रामलाल जी के दस्तावेज कुछ और कहते हैं। उसने एक पुराना चमड़े का बाइंड किया हुआ रजिस्टर निकाला। ये रामलाल जी की निजी डायरी है जो इस खाते के साथ ही बैंक में जमा की गई थी। इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है। मैनेजर ने डायरी खोली। उन्होंने लिखा है कि आप सबने मिलकर एक खनन परियोजना शुरू की थी। रामलाल जी ने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी जमीन और अपनी पूरी मेहनत उस परियोजना में लगा दी थी। लेकिन जब परियोजना सफल होने लगी तो आप लोगों ने उन्हें धोखा दिया। आप लोगों ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया, उनकी जमीन हड़प ली और उन्हें बेघर कर दिया। सेठ दामोदर दास का चेहरा लाल पड़ गया। वकील हरिशंकर ने अपना चश्मा ठीक किया। डॉक्टर मीनाक्षी ने अपने होंठ भींचे। ठेकेदार बलवंत सिंह ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये सब झूठ है, सेठ दामोदर दास चिल्लाया। रामलाल एक गरीब आदमी था। उसके पास क्या था? मैनेजर ने एक गहरी सांस ली। डायरी में लिखा है कि रामलाल जी ने एक गुप्त सोना जमा करने की विधि खोजी थी। उन्होंने उस सोने को अपनी जमीन में छिपाया था। आप लोगों ने उनकी जमीन हड़प ली, लेकिन उस सोने को नहीं ढूंढ पाए। रामलाल जी ने उस सोने को धीरे धीरे निकाला और उसे इस बैंक में जमा करते रहे, अपने असली नाम से नहीं बल्कि एक गुप्त कोड नाम से, जिसे सिर्फ उन्हें और उनके पोते को पता था। सचिन को याद आया, दादाजी अक्सर उसे सोने का लड़का कहते थे। और हर साल, मैनेजर ने जारी रखा,
रामलाल जी ने उस सोने को बेचकर आप सभी के नाम पर इस खाते में कुछ पैसे जमा किए। उन्होंने लिखा है कि यह आप लोगों के पाप का हिस्सा है जिसे वे आप लोगों के नाम से जमा कर रहे थे, ताकि एक दिन आप लोगों को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़े। मैनेजर ने एक दस्तावेज निकाला। ये रामलाल जी द्वारा हस्ताक्षरित वसीयत है। इसमें लिखा है कि इस खाते का पूरा पैसा ब्याज सहित उनके पोते सचिन का है। और यह भी लिखा है कि आप सभी को यहाँ आकर सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करना होगा कि आपने रामलाल जी के साथ अन्याय किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ दामोदर दास का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब बकवास है। ठेकेदार बलवंत सिंह गरज उठा। हम ये सब क्यों स्वीकार करेंगे? मैनेजर ने एक और कागज निकाला। अगर आप लोग इसे स्वीकार नहीं करते तो रामलाल जी ने एक और शर्त रखी है। उन्होंने लिखा है कि इस खाते के सारे दस्तावेज, उनकी डायरी और आप लोगों के खिलाफ सारे सबूत मीडिया और पुलिस को सौंप दिए जाएंगे। और यह भी लिखा है कि इस खाते में जितनी भी रकम है वो आप लोगों के हर उस व्यापार में निवेश की गई थी जिसमें आप लोगों ने रामलाल जी को धोखा दिया था। इसका मतलब है कि आप लोगों के सारे व्यापार कानूनी रूप से रामलाल जी के पैसे से बने हैं। उन लोगों की आंखें फैल गईं। उनकी सारी अकड़ गायब हो गई। ये तो ब्लैकमेल है, डॉक्टर मीनाक्षी ने फुसफुसाया। मैनेजर ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, यह न्याय है। रामलाल जी ने ये सब बहुत सोच समझकर किया था। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि उनके पोते को ये पैसा मिले, लेकिन वो भी तब जब शहर के लोग सच्चाई जाने। सचिन ने उन लोगों को देखा। उनके चेहरे पर अब डर और पश्चाताप का मिश्रण था। वही लोग जिन्होंने उसे और उसके दादाजी को नीचा दिखाया था अब उसके सामने झुके हुए थे। सेठ दामोदर दास ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था। हम स्वीकार करते हैं, हमने रामलाल के साथ अन्याय किया था। वकील हरिशंकर ने भी सिर झुकाया। हाँ, ये सच है। डॉक्टर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। हमने बहुत बड़ी गलती की। ठेकेदार बलवंत सिंह ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह पैसा रामलाल का है और अब उसके पोते सचिन का है। मैनेजर ने सचिन की ओर देखा। तो सचिन, अब ये सारा पैसा तुम्हारा है। सचिन के कानों में ये शब्द गूंज रहे थे। उसके दादाजी ने ये सब किया था, चुपचाप, धैर्य से, न्याय की प्रतीक्षा में। लेकिन एक बात और, मैनेजर ने कहा, रामलाल जी ने अपनी डायरी में लिखा है कि इस पैसे का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना। उन गरीबों के लिए जिन्हें न्याय नहीं मिलता। सचिन ने सिर हिलाया। उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैनेजर ने उन सभी लोगों को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। उनके हाथ कांप रहे थे। जब वे हस्ताक्षर कर चुके तो मैनेजर ने सचिन की ओर देखा। अब तुम जा सकते हो, सचिन। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बैंक हमेशा तुम्हारे साथ है। सचिन बैंक से बाहर निकला। धूप अभी भी तेज थी, लेकिन अब उसे चुभ नहीं रही थी, बल्कि वो उसे एक नई शुरुआत की रोशनी लग रही थी। उसके कंधों पर करोड़ों का बोझ नहीं था, बल्कि एक विरासत थी, धैर्य की, गरिमा की और न्याय की। उसने अपने दादाजी को कभी अमीर नहीं देखा था, लेकिन आज उसे पता चला कि उसके दादाजी से अमीर कोई नहीं था। सच्चा धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि शांत विरासत और न्याय की दृढ़ता में निहित होता है। उसने अपने दादाजी की तस्वीर अपनी जेब से निकाली, उसे देखा और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। शहर अब उसके लिए एक अलग जगह थी, एक ऐसी जगह जहां न्याय की किरण देर से ही सही पर जरूर चमकती थी। शुक्रिया आप सभी की कहानी सुनने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।